तो भाई आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले हमें जितनी 3 राउंड टेबल हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। फिर किसने प्रपोज करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी का पार्ट है, ठीक है। 1935 के बाद अगस्त ऑफर आया, फिर उसके पास क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर 3 जून प्लान आया, ठीक है। फिर उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक हुई, पहले हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 47 में भारत आज़ाद हुआ था। तो इन सब के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसी कार्रवाई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें सबसे पहली बात आती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अब फर्स्ट राउंड टेबल, जितनी भी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उसको प्रपोज करा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने प्रपोज करा था? पहला क्वेश्चन आता है कि राउंड टेबल जो हुई उसमें किसने प्रपोज करा, तो आंसर होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना। किसको प्रपोज करा? उन्होंने प्रपोज करा प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड को। ये कहां के प्राइम मिनिस्टर थे? ये लंदन के, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, रैमसे मैकडोनाल्ड। किसने प्रपोज करी राउंड टेबल? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो भारत में, आपको पता होगा, सन 1857 के सिपाही युद्ध के बाद, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि को खत्म कर दिया था और वायसराय आ गए थे। आपको पता है गवर्नर जनरल का ही नया नाम वायसराय पड़ गया था, और एक पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक सेक्रेटरी भी भारत में बिठाया जाता था, है ना, ये याद होगा। इसी सिलसिले में जो पहली राउंड टेबल हुई थी वो हुई थी वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था वो 1926 से लेके 1931 तक था। तो इस कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली घटना तो हमारी यही है। सबसे पहले तो इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन आया 1927 में। आपको पता है साइमन कमीशन 1919 में जो क्लेम्सफोर्ड मॉडल था उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करने आया था कि भाई जो जो इन्होंने प्रावधान ये लेके आए हैं, प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, उसने कितनी प्रोग्रेस करी भारत में, उसके बारे में एक रिपोर्ट बननी थी साइमन कमीशन के अंदर। साइमन कमीशन के अंदर जितने भी 7 जो लोग थे वो ब्रिटिश के थे। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि अगर तुम भारत के हित के बारे में बात करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, भारत के लोगों को इस कमीशन में बिठाना पड़ेगा। तो जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आया वैसे ही उसके नारे लगने लग गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कांग्रेस ने इसको नकार दिया। तो उसी कमीशन में आपको याद होगा 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चालू होगी थी इलेक्शन में। 1909 का जो मॉडल आया था उसका नाम था, आपका क्या नाम था? मोडले-मिंटो मॉडल, मोडले-मिंटो सुधार। उसमें क्या आया था? उसमें एक बात बहुमुख्य थी कि उसने जनरल और मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देनी चालू कर दी थी। 1919 में इसी को बढ़ाकर सिख को भी रिप्रेजेंटेशन दे दी और आपके जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, मतलब अनटचेबिलिटी वाले जो लोग हैं सो कॉल्ड, उनको भी अलग से रिप्रेजेंटेशन देनी चालू कर दी। तो साइमन कमीशन जब आया भारत में तो सबने साइमन गो बैक के नारे लगाए, यह बात हुई। तो मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 1909 से चालू थी भारत में। 1909 में इसी पॉलिसी की रिपोर्ट बनने के लिए, मतलब साइमन कमीशन बिठाया गया। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में सबसे पहले घटना हुई, साइमन कमीशन हुआ। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज करा कि भाई जो ये साइमन कमीशन आपने बिठाया है इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इस डिस्कशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए 3 राउंड टेबल बिठाई गई। कहां से कब तक बिठाई गई? फर्स्ट राउंड टेबल बिठाई गई नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक।
तो अरविंद के कार्यकाल में हमने एक बात याद करी कि इस कार्यकाल में साइमन कमीशन आया 1927 में। फिर एक और कमीशन आया, बटलर कमीशन। अगर नहीं लिखा तो लिख लो, बटलर कमीशन 1927 में, ये अरविंद के कार्यकाल में आया था। इसी कार्यकाल में नेहरू रिपोर्ट आई, और ये नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी थी 1928 में। फिर इसी अरविंद के कार्यकाल में 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 1929 में आए थे। अरविंद के कार्यकाल में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको हेड करा था जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी। ये पॉइंट लिख लेना, जो बोलता जा रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट्स है, बाकी अलग कहानी है। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी समय पे पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी। और आपको याद होगा लाहौर सेशन में यही कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में आई थी। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ 1929, ये मैंने आपको बता दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ 1930 में। डांडी मार्च चालू हुआ 1930 में। पहली राउंड टेबल चालू हुई 1930 में, और गांधी अरविंद पैक्ट हुआ 1931 में। तो लॉर्ड अरविंद के कार्यकाल में मैंने कुछ बहुमुख्य 10 ऐसे पॉइंट बताए जो लॉर्ड अरविंद के कार्यकाल में हुए। तो एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं। साइमन कमीशन आया, कब आया जी? 1927 में। बटलर कमीशन आया 1927 में। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई 1928 में। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना आए 1929 में। लाहौर सेशन और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग होना 1929 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया 1930 में। डांडी मार्च 1930, फर्स्ट राउंड टेबल 1930, और लास्ट गांधी अरविंद पैक्ट 1931। तो यह अरविंद के कार्यकाल में हुए। हम लोग मेकिंग ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें राउंड टेबल का क्या अहम हिस्सा है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जितने भी राउंड टेबल आए, बहुत सारे कार्यकाल आएंगे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहां पर ब्रिटिश और इंडियंस को बराबरी का दर्जा दिया गया। पहला पॉइंट, फर्स्ट राउंड टेबल का पहला पॉइंट ये कहता है कि ये ऐसी पहली राउंड टेबल थी, कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे ब्रिटिश को और इंडियंस को बराबरी का दर्जा दिया गया। किस लिए दर्जा दिया जा रहा था? कि ताकि जो साइमन कमीशन आया है उस रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए। ठीक है, यह जो रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की, ये मई 1930 में आई थी। उसके ऊपर डिस्कशन करना था। नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक यह कमीशन चला, मतलब यह डिस्कशन चला। भाई साहब, इसको कांग्रेस ने और बहुत अलग अलग बिजनेस लीडर्स ने इसको सपोर्ट नहीं करा, मतलब अटेंड नहीं करा। लेकिन भारत के जैसे मुस्लिम लीग हुआ, जैसे हिंदू महासभा हुई, और बहुत सारे अलग अलग जगह के राजा महाराजा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। ठीक है, यह कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेशनल कांग्रेस थी वो उसने पार्ट लिया ही नहीं था, और नेशनल कांग्रेस भारत में एक प्रीमियर पार्टी कहलाई जाती थी। और अगर वही पार्टी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो फिर इस कॉन्फ्रेंस का ज्यादा टिकना मुश्किल था, तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई फर्स्ट राउंड टेबल। फिर गांधी जी जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको मनाने के लिए अरविंद साहब ने उनके साथ एक समझौता करा। गांधी अरविंद पैक्ट कहलाया, और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2 पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, गांधी और अरविंद के बीच में कहे जाने वाला समझौते का नाम क्या है? 2 नाम है, एक तो गांधी अरविंद पैक्ट और एक नाम है दिल्ली पैक्ट। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अरविंद ने गांधी के द्वारा बताई गई कुछ 7 बातों का पे एग्री हुआ, और 2 बातों पर एग्री नहीं हुआ। पहली बात जिस पर वो एग्री हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कि वायलेंस में इंक्लूड नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो भी फाइन अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है उनको हम लोग माफ कर देंगे। हमने जो फाइन कलेक्ट कर लिया वो हम वापस नहीं देंगे, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ, उनको माफ कर देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, जो भी लैंड हमने कब्जाई है और हमने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेची, वो हम वापस कर देंगे।
ठीक है। चौथा पॉइंट ये बात हुआ कि कोस्टल विलेजेस में लोग बाग अपने पर्सनल यूज के लिए बेचेंगे नहीं, ट्रेड नहीं कर सकते, अपने पर्सनल यूज के लिए नमक बना सकते हैं। यह चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग अगर किसी को पकड़ेंगे तो बहुत ही पीसफुल मैनर में किसी को पकड़ेंगे, है ना, एग्रेसिव मोड में नहीं। जैसे आपने याद होगा रोलेट एक्ट आया था, याद हो, घसीटते थे लोगों को, है ना, मारते थे, पीटते थे, वैसे अब हम कुछ नहीं करेंगे, पीसफुली हम आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। आखिरी पॉइंट ये कहता है कि जितने भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस अध्यादेश आए हैं उन सबको हम लोग माफ कर देंगे, मतलब खारिज करते हैं जो भी हमने इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लगाए हैं। दो बातें उन्होंने डिनाई कर दी। पहली बात तो ये, गांधी जी ने कहा था कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो आपने डेथ सेंटेंस दी है उसको कम्यूट करके, कम्यूट मतलब होता है स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना मतलब अगर एक सजा आपने हायर ऑर्डर की दे रखी है उसको उतनी ही स्ट्रिक्ट दूसरा कोई रूप दे दो, मतलब उनको डेथ की सजा ना दो। गांधी जी ने ये ऑफर करा कि भाई आप सुखदेव को, भगत सिंह को, राजगुरु को मृत्युदंड मत दो, उनको उम्र कैद दे दो। तो वो अरविंद ने नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि वो वायलेंस में इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि जो भी हम लोग, एक दूसरी बात जो अरविंद ने गांधी की नहीं मानी वो ये नहीं मानी कि जो भी पुलिस एक्सेस होगा उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, वो पब्लिक, मतलब उसको हम लोग, वो लीगल होगा, आप उसके प्रति केस नहीं कर सकते कि आपने जो भी हमने आपके लिए कोई एक्शन लिया है तो आप उसके प्रति उसको केस नहीं कर सकते। यह अरविंद ने दो बातें उसकी नहीं मानी। फिर बात आती है गांधी जी की। गांधी जी ने भी कुछ बातें मानी। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खारिज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब हम आपके तरफ ये जो हमारे जो भी आक्रोश चल रहे हैं हमारे एंड से हम बंद कर देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा, दूसरा पॉइंट गांधी जी ने माना कि अब कांग्रेस जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो गांधी जी के बीच में जो गांधी और अरविंद के बीच में जो ये संधि हुई वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सेकेंड राउंड टेबल में लेके आना था ताकि वो जिक्र हो सके उस बात का, ठीक है। अब आता है इसके बीच में फिर आया कराची कांग्रेस सेशन। लाहौर सेशन हमने देखा था। लाहौर सेशन में एक बहुमूल्य पॉइंट आया था 1929 में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये हमने करा था। अब आता है कराची सेशन। कराची सेशन 1931 में गांधी जी मार्च में हुआ था ये, और यह सेशन होने वाला था क्या नाम था, 29 मार्च को यह सेशन होना था। और उससे 6 दिन ठीक पहले भगत सिंह को 23 मार्च को, भगत सिंह को, सुखदेव जी को और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। यह सेशन 29 मार्च को होना था कराची में। जब कराची में सेशन होना था, जहां जहां गांधी गया वहां वहां गांधी जी को ब्लैक फ्लैग से स्वागत किया गया। और किसके द्वारा स्वागत किया गया? पंजाब नौजवान भारत सभा द्वारा उनका स्वागत हुआ। हर जगह उनके लिए नारेबाजी हुई कि आप लोगों ने ये भगत सिंह, राजगुरु और सदगुरु नहीं, क्या था, सुखदेव की आपने फांसी क्यों नहीं रोकी और उसको उम्र कैद में क्यों नहीं ट्रांसफर करवाया। उसके खिलाफ पंजाब में जहां जहां वो पहुंचा वहां वहां उनके खिलाफ नारे लगे, ठीक है। कराची सेशन का क्या रिजोल्यूशन हुआ? कराची सेशन में कांग्रेस ये कहती है, अपना पीछा छुड़वाती है ये कहकर कि भाई हमारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से हमारा कोई लिंक नहीं है। वो हमारे लिए एक बहुत ही ब्रेव, और उन्होंने जो देश के लिए सैक्रिफाइस दिया है वो अमर रहेगा, वो विफल नहीं जाएगा। यह देश एक दिन आजादी पाएगा। मतलब जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की थीम होती है, कोई उसका आदमी गलत कर दे तो उससे किनारा कर लेते हैं, ये हमारा आदमी नहीं है भाई, ये उसकी इंडिविजुअल थॉट हो सकती है, ये हमारी नहीं है। तो कराची जब सेशन हुआ उस समय जो गांधी जी के द्वारा वो विफल रहे अरविंद पैक्ट में, गांधी अरविंद पैक्ट में वो उसकी फांसी नहीं रोक पाए, तो कांग्रेस इस सेशन में ये कहती है कि हम इससे दरकिनार करते हैं और हम लोग ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी हुई है वो हमारे देश के शहीद हैं और ये जन्मों जन्मों तक इनका नाम लिया जाएगा। दूसरा, दिल्ली जो पैक्ट हुआ, गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, उसका जिक्र हुआ इस कराची सेशन में। इसमें यह तय हुआ कि हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। एक बहुमूल्य पॉइंट यहां पर जोड़ा गया। इसमें कराची सेशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम डिस्कस हुआ।
फंडामेंटल राइट्स में हमारे ये बात डिस्कस हुई कि हम लोग भाई कोई भी किसी से कैसा भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी धर्म अपना सकता है, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें हैं, वोट डाल सकते हैं, इकोनॉमिकली कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये सब डिस्कस हुआ इस कराची सेशन में। फिर ये डिस्कस होने के बाद 1931 में, सितंबर 1931 में से लेके दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गठित हुई। इस सेकेंड राउंड टेबल के दौरान जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन, जिनका कार्यकाल 1931 से लेके 1936 के बीच में था। और भी इनके कार्यकाल में घटनाएं घटित हुई, जैसे फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ 1932 में। ये क्यों हुआ अभी बताऊंगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जिक्र के बाद। मैकडोनाल्ड्स कम्युनल अवार्ड आया 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी दौरान आई। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का। बर्मा सेपरेट हुआ भारत से 1935 में। ऑल इंडिया किसान सभा बनी। तो ये कार्यकाल लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुए थे। एक बार दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले तो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 ये हुआ। सेकेंड राउंड टेबल तो 1931 में हो ही चुकी। मैकडोनाल्ड्स कम्युनल अवार्ड आए 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुई। इंडिया एक्ट 1935 आया। बर्मा सेपरेट हुआ भारत से 1935 में। ऑल इंडिया किसान सभा बनी। तो ये हमारी सेकेंड राउंड मतलब लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में ये घटनाएं घटित हुई। अब आप पूछेंगे कि भाई इस समय पर कौन था प्राइम मिनिस्टर, तो रैमसे मैकडोनाल्ड ही इस समय पर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल था इंग्लैंड का। क्या हुआ इस कार्यकाल में, जो कांग्रेस है उसने कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात घटित हुई कि कॉन्फ्रेंस पता है फेल हो गई इस कारण से क्योंकि कॉन्फ्रेंस में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे बढ़ावा दिया गया। मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने का मतलब यह हुआ कि पहले इन्होंने सिर्फ भारत को हिंदू और मुस्लिम में बैठा था, लेकिन अब इन लोगों ने सिख भी इंक्लूड कर दिए, इन्होंने अदर माइनॉरिटीज भी इंक्लूड कर दी, इन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसको भी एक सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात कही। अब गांधी वहीं पर ये कहते हैं कि भाई आप भारत को कितना तोड़ोगे, आपने हिंदू और मुस्लिम में तोड़ दिया, तो जो ये डिप्रेस्ड क्लास थी ये भी तो हिंदू की पार्ट थी, आप हिंदू के भी और टुकड़े करते जाओगे तो यह पॉलिसी तो खराब हो जाएगी। यह पूरी की पूरी जो पॉलिसी थी ये सेकेंड राउंड टेबल, इसके अंदर भी इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का अपनाया। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो इंपीरियल पॉलिटिकल फोर्सेस थी जो इंपीरियल पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो अपोज कर रही थी भारत में कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंसेशन से। अगर ऐसा होगा तो भारत फ्रीडम की तरफ चला जाएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि इंपीरियल पॉलिटिकल फोर्सेस का मतलब यह हुआ कि जो इंग्लैंड को चला रहा है, वो फोर्सेस जो इंग्लैंड को चला रही है वो ये अपोज कर रहे हैं कि भाई अगर तुमने इनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन देनी चालू कर दी तो ये फ्रीडम की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर हमारा मोटिव खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल इन कारणों की वजह से विफल रही, क्योंकि पहली बात तो ये उन्होंने इंडिया को फ्री करने की डिमांड को खत्म कर दिया। दूसरा, उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देनी चालू कर दी। वहां पर ये हमारे गांधी जी को उन्होंने फकीर, नंगा फकीर कह के कहा। जब जैसे ही उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, B.R. अम्बेडकर वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ अच्छा होने वाला था। लेकिन जितने भी ये कांग्रेस के लीडर थे बड़े बड़े, जैसे महात्मा गांधी हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए या नेहरू हुआ, ये सब जैसे ही लैंड करते हैं, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में ये पार्लियामेंट में ये हो ही गया था कि ये नाराज होके गए हैं, वहां पे जाकर ये प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे ही वो फ्लाइट से उतरे वैसे उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, B.R. अम्बेडकर अब उसी दौरान जब ये गांधी जेल में बैठा हुआ है,
उसी समय पे कॉमनल अवार्ड आया मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि फेमस है मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड। ये अगस्त 16 1932 में आया। प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस करा ये कॉम्युनल अवार्ड। ये एक अनदर एक्सप्रेशन था ब्रिटिश पॉलिसी का, जो कि भारत में डिवाइड एंड रूल करना चाहती थी। मुस्लिम में, सिख में और क्रिश्चियंस में तो वो पहले ही भारत को बांट चुके थे, लेकिन अब इस कॉम्युनल अवार्ड के द्वारा उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एज ए माइनॉरिटी घोषित करके उनको एक सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। कांग्रेस इस बात का अपोज करने लगी और गांधी ने इसको अटैक समझा भारत की यूनिटी पर और नेशनलिज्म पर। अटैक समझते हुए उन लोगों को दिक्कत हुई और गांधी ने कहा कि जो भी तुम ये सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस का इंटरेस्ट बता रहे हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है भारत में। रिक्वायर्ड ये है कि उसकी जो जड़ है उसको काटा जाए, वो चीज रिक्वायर्ड है भारत में। ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तुम भारत में लेके आ रहे हो, ये है नहीं। इसके बाद बी आर अम्बेडकर भी थोड़े से रेज में आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये डिप्रेस्ड क्लासेस का अलग से इलेक्टोरल बनेगा। इस समय पर गांधी जी जिस जेल में बैठे थे उस जेल में वो अनशन पर चले जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये तो हमारे भाई बंधु हैं, और उन्होंने ये अनटचेबिलिटी के नाम से उनको एक नया नाम दे दिया, हरिजन दे दिया। वहीं उसी जेल से उन्होंने हरिजन मैगजीन निकाली, ठीक है। तो ये सब कार्य हुआ ताकि वो बी आर अम्बेडकर का ध्यान, और देश में क्योंकि गांधी को सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा थे और बी आर अम्बेडकर को कम, तो गांधी अनशन पर बैठे हुए थे, इसलिए बी आर अम्बेडकर के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चालू हो गए, बहुत आक्रोश हो गया। इससे ये और ज्यादा ना बढ़ जाए तो बी आर अम्बेडकर ने और जो भी उनके नेता उनके साथ थे उन लोगों ने अपने हथियार डालने ज्यादा बेहतर समझे और उन्होंने एक पैक्ट साइन करा गांधी जी के साथ, जिसका नाम पड़ा पूना पैक्ट या फिर गांधी अम्बेडकर पैक्ट। यह सितंबर 24 1932 को साइन हुआ। इसमें इस पैक्ट के जरिए सिर्फ इतनी सी बात आई कि जो भी सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बनाया गया है उसको खारिज करते हैं, हम लोग उसको अब सपोर्ट नहीं करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। दूसरा, इसमें यह हुआ कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट थी वो पहले 71 होती थी, वो बढ़ाकर 147 कर दी गई, मतलब प्रोविंशियल उसमें लेजिस्लेचर में, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में टोटल सीटों का 18% कर दी गई। तो यह कार्य काफी अच्छा हुआ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। फिर इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है नवंबर 17 दिसंबर 24 तक 1932 में, और इस समय पे भी लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय हैं। यह भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई थर्ड राउंड टेबल भी, क्योंकि मोस्टली जो नेशनल लीडर्स थे वो जेल में बंद थे, डन है, इसलिए यह ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इन तीनों राउंड टेबल का एक रिजल्ट निकाला गया, वो रिजल्ट निकाला गया व्हाइट पेपर कमीशन। ये व्हाइट पेपर कमीशन क्या था? इसमें यह कहा गया कि एक ऐसे प्रपोजल रखे गए जो कि भारत के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक नया आकार देंगे भारत को, कि भारत एक अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और इसी व्हाइट पेपर थ्योरी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अगर पूछा जाए, जैसे हमसे आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संविधान का अधिकांश भाग हमने कहां से लिया है, तो हमने 1935 से लिया है, यह क्वेश्चन आता है। अगर हम ये कहें कि एक्ट ऑफ 1935 कहां से मैक्सिमम लिया गया है, तो जो 3 राउंड टेबल हुई थी उसी के समराइज करके एक व्हाइट पेपर थ्योरी निकाली थी। वो उसी व्हाइट पेपर थ्योरी पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। डन है इतनी बात, ध्यान रखना। व्हाइट पेपर थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए, अब सुनना, मैंने कहा था स्टार्टिंग में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह कहा था, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं राउंड टेबल क्यों पढ़ाने लग गया। उसके पीछे ये है क्योंकि जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो एम एन रॉय ने करी थी 1934 में, आपको याद होगा।
1934 में वो जो मांग करी थी वो किसको रिजेक्ट करके करी थी? उन्होंने व्हाइट पेपर थ्योरी को रिजेक्ट करा था। किसने? एम एन रॉय ने। और उन्होंने कहा था इस व्हाइट पेपर थ्योरी की बजाय हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो भारत का संविधान डिजाइन कर सके, हमें ये व्हाइट पेपर थ्योरी नहीं चाहिए। लेकिन तो इसीलिए सिर्फ इस व्हाइट पेपर थ्योरी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट राउंड टेबल बताया, फिर मैंने आप लोगों को गांधी अरविंद पैक्ट बताया, गांधी अरविंद पैक्ट के बाद मैंने आपको कराची सेशन बताया, कराची सेशन के बाद मैंने आपको सेकंड राउंड टेबल बताई, सेकंड राउंड टेबल के बाद मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और बताया था, अंबेडकर पैक्ट बताया, अंबेडकर पैक्ट के बाद मैंने आपको थर्ड राउंड टेबल बताई, थर्ड राउंड टेबल के बाद मैंने आपको व्हाइट पेपर थ्योरी बताई। उसी व्हाइट पेपर थ्योरी को रिजेक्ट करा एम एन रॉय ने और पहली बार ऑफिशियली डिमांड करी किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। डन है? उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रहे हैं उन्होंने कि हम इस व्हाइट पेपर थ्योरी को नहीं मानते, हम लोगों को ऐसी संविधान सभा चाहिए जो भारत के लिए एक संविधान गठित कर सके जिसमें भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इस थ्योरी को जो एम एन रॉय ने प्रपोज करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड, इस डिमांड को खारिज किया गया और व्हाइट पेपर थ्योरी को ही बढ़ावा दिया गया। और उसी व्हाइट पेपर थ्योरी के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में जिक्र करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बेहतरीन सेशन के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए।